नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज खबरदार में इंदौर से आए पिटाई की वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे। एक चूड़ी वाले की पिटाई कैसे हिंदू मुस्लिम वाली बहस तक आ गई, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस खबर में चूड़ी वाले पर गहरी चोट है, लेकिन राजनीति के फोकस में हिंदू और मुस्लिम वोट हैं। इसमें एक तरफ सड़क पर ही इंसाफ करने वाली हिंसक भीड़ है, दूसरी तरफ छेड़छाड़ और धर्म छुपाने के आरोप और तर्क। हम इस खबर का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे और रिसर्च की मदद से भारत की सहनशीलता का टेस्ट भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक्टिव अलगाववादियों के समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि हुर्रियत के गले में टेरर फंडिंग का कांटा फंस गया है। कश्मीर में आतंक की आग बिना पैसों के नहीं लग सकती। पत्थरबाजों की पॉकेट मनी का इंतजाम बिना किसी फाइनेंसर के नहीं हो सकता। ऐसे आरोप हैं कि कश्मीर को आग में झोंकने वाला एक बड़ा टेरर फाइनेंसर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। जांच एजेंसियों के अधिकारियों को पूरा शक है कि हिजबुल और लश्कर जैसे आतंकी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अपने लिए एक बैंक या भरोसेमंद फाइनेंसर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह से हुर्रियत की आतंक धन योजना है। ये पूरा खेल आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको तालिबान और पाकिस्तान की आतंकी पार्टनरशिप का वीडियो सबूत दिखाएंगे। ये वीडियो पीओके से आया है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादी तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में दहशत मचाने गए थे। अब जब वो वापस पीओके लौटे हैं, तो वहां तालिबान के अफगानी कब्जे का जश्न मनाया जा रहा है। ये वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में आपको अफगानिस्तान पर फुल एंड फाइनल कब्जे वाले एक्शन की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। पंजशीर में तालिबान को जबरदस्त झटके लग रहे हैं। वहीं कूटनीति की दुनिया में भी तालिबान को लेकर काफी एक्शन। भारत में सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है। ऐसे में तालिबान की सत्ता पर भारत का स्टैंड क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनआईडीएम के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में कोरोना संक्रमण के पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने बच्चों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही है और अभी से मेडिकल व्यवस्थाओं को तैयार रखने का अलर्ट जारी किया है। लेकिन सबसे पहले वो खबर जो देश को खबरदार करने वाली एक चेतावनी की तरह। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चूड़ी वाले की पिटाई और उस पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ने आज माहौल बिगाड़ने की कोशिशों पर देश को एक और अलार्म भेजा। यह मामला इंदौर में तस्लीम नाम के युवक की पिटाई का है। इस पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बहुत हंगामा हुआ और यह सवाल भी उठा कि हिंसक भीड़ किसी भी मामले में अपनी मनमर्जी से इंसाफ कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ ऐसे आरोप भी हैं कि पिटाई की नौबत इसीलिए आई क्योंकि युवक ने छेड़खानी की थी। अभी इस मामले की पूरी तफ्तीश नहीं हुई है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर एक तरफ थाना घेरने का संवेदनशील मामला हुआ, तो दूसरी तरफ नेताओं ने अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इस वायरल वीडियो पर राजनीति का पोस्टमार्टम करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? चूड़ी वाले की इस पिटाई में किस बात की लगाई बुझाई? कौन है जो सामाजिक ताने बाने में सांप्रदायिक जहर घोलता है? कौन है जो रोजगार के अधिकार को हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाके में सीमित कर देना चाहता है? इंदौर में एक मुसलमान चूड़ी वाले की पिटाई के वायरल वीडियो ने समाज में फैले जहर की कड़वी घूंट उजागर की है। हम सब मुसलमान हैं, बस जैसे नाम बताया वैसे सर और ज्यादा मारने लगे। फिर 400 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। एक और इंदौर में मुसलमान चूड़ी वाले की बेरहमी से पिटाई ने सांप्रदायिकता की मोटी परत को उखाड़ा है। तो सवाल मुसलमान चूड़ी वाले की पिटाई को लेकर हंगामा बरपाने वालों की नियत और सियासत का भी है। मुसलमान चूड़ी वाले की पिटाई गलत है। कानून को अपने हाथ में लेने वालों की करतूत गलत है। चूड़ी वाले को मुसलमान जानकर उसकी बेरहम पिटाई बेहद संवेदनशील है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनके दिमाग में हर घटना पर हिंदू मुसलमान चलता रहता है? चूड़ी वाले की पिटाई पर इंदौर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ये कौन लोग हैं?
सैकड़ों की तादाद में जमा ये लोग कौन हैं जिनसे शहर की शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा पैदा हो गया? क्या संदिग्ध संगठन पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग एसडीपीआई ने लोगों को भड़काकर थाने का घेराव करवाया? अगर कोई घटनाक्रम है तो घटना को घटना की तरह से ही लिया जाए। चूंकि इस फरियादी ने किसी वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क नहीं किया था, ना ही थाने पर रिपोर्ट करने गए थे, ऐसी जानकारी मिली है। अगर कोई घटनाक्रम है तो उसको जो है शांति से आप जाइए, थाने पर रिपोर्ट करिए। यदि थाने पर अपनी कार्रवाई नहीं होती तो वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करिए। अगर पुलिस तब भी कार्रवाई नहीं करे तब निश्चित रूप से आपको इस तरह से झुंड में आना चाहिए। परंतु इस तरह से झुंड में आना, कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करना, शहर की शांति को दांव पर लगाना, ये कतई क्षम्य नहीं है। कल की घटना के तारतम्य में सेंट्रल कोतवाली थाने में जिस प्रकार के प्रदर्शन रात में हुए, जो रात में 2 बजे तक हम लोगों ने मैनेज किया, वो भी बहुत आपत्तिजनक थे। उसमें भी कुछ एसडीपीआई पीएफआई के लोगों का संलिप्तता आई है, उनके नाम हम लोग पास आ गए हैं। पुलिस से हमारी बात हुई है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की। दोनों तरफ से एफआईआर कल हुई है। उधर पे जो बारागंगा थाने की जो आपत्तिजनक घटना थी वो भी गलत थी, उसमें भी एफआईआर हुई है। रविवार दोपहर इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में हुई ये वारदात सिर्फ पिटाई करने वाले एक धार्मिक गुट की असहिष्णुता और उस पर इंदौर थाने के बाहर हंगामा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिशों की वजह से संवेदनशील नहीं हुई, बल्कि राजनीति की मिलावट ने मामले को और गंभीर बना दिया है। 25 साल के तस्लीम की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो पिटाई करने वालों के बचाव में ये दलील सामने आई कि तस्लीम चूड़ी पहनाने की आड़ में छेड़खानी करने लगा था। क्या हुआ आपके मारपीट हुई, चूड़ी खोस। बेटी को चूड़ी पहनाते हाथ पकड़ते समय कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वहां से वो नाम तलाशा गया। जब गहराई में गए, आधार कार्ड देखे तो आधार कार्ड भी 2 निकले, ऐसा बताते हैं कि वो भी अलग चीज का था। और ये बातचीत तलखी में बदलती गई और मारपीट हुई। कार्रवाई ने अपना काम किया, कार्रवाई दोनों पक्षों पे हुई। रिएक्शन पर मत जाइए, आप एक्शन पर जाइए कि व्यक्ति ने नाम क्यों बदला। ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने और आपने तो नाम नहीं बदला अपना। क्या इल इंटेंशन था चूड़ी बेचने वाले का कि वो नाम बदल रहा है? क्यों बदला उसने नाम? दिक्कत यही आ जाती है कि हम जो रिएक्शन है उस पर बातचीत करने लगते हैं, तो जो एक्शन है उस पर जो जांच होनी है और उस पर जो कार्रवाई है वो मध्यम हो जाती है। इस संवेदनशील मामले में एक्शन और रिएक्शन जैसी दलीलें सरकार के मंत्रियों की ओर से आई तो पुलिस ने पिटाई के आरोपों में 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर आईपीसी की 14 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पिटाई करने के 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। पुलिस ने थाने के बाहर हंगामा करने वाले 3 लोगों पर भी केस दर्ज कर लिया है। लेकिन असली राजनीतिक नूरा कुश्ती पूरे घटनाक्रम को अपने अपने वोट बैंक में बांट देने के कवायद की है। पिटा और पीटने की बात नहीं है, वो गलत कर रहा था भाई। आप अगर जाति छुपाओगे, मैं अगर जाति छुपाऊंगा, वो गलत है। आधार कार्ड 2-2 मिलेंगे, गलत है। जो गलत है उस पर तो कार्रवाई कहो ना। आप उसको सांप्रदायिक रंग क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन अपना धर्म की तख्तियां अब लटका के धंधा करेगा कि मैं इस धर्म का हूं, ये धंधा बेच रहा हूं? ये देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? इस देश को इसलिए आजाद कराया था क्या? ये हाल तब है जब अभी तस्लीम की पिटाई और उसके वायरल वीडियो पर पुलिस की तफ्तीश का कोई पहलू सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर हो या फिर मालवा के दूसरे जिले, शुरू से ही धार्मिक उन्माद को लेकर काफी संवेदनशील माने जाते हैं। और ऐसे में जब युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तो इसने तुरंत ही धार्मिक रंग भी ले लिया। रात भर इस पे हंगामा तो हुआ ही, लेकिन अगली सुबह नेताओं को इसमें सियासत का झोंका डालने का ऐसा मौका मिला कि इंदौर से लेकर भोपाल तक इस पिटाई कांड पर सूबे की सियासत उबलती रही। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा और कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले की धार्मिक पहचान के आधार पर पिटाई के आरोपों और उस पर हुई हिंदू मुसलमान की राजनीति परेशान करने वाले ट्रेंड को सामने रख रही है। इस मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इंदौर के डीएम को एक चिट्ठी लिखकर कहा
कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के निर्देश पर आयोग ने इंदौर में अल्पसंख्यक वर्ग के चूड़ी वाले की पिटाई के सोशल मीडिया की खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है। ऐसी घटनाएं देश के सेक्युलर ढांचे के लिए खतरा हैं और अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं। ये जिले में ऐसी कई सांप्रदायिक घटनाओं में से एक है और आयोग महसूस करता है कि जिला प्रशासन ने ऐसे मामलों में उचित कदम नहीं उठाया है। आयोग ने डीएम को मामले की जांच करके 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक से मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी युवक पर 9 गंभीर धाराओं में पॉक्सो एक्ट सहित कई और मामलों में केस दर्ज किए गए। फर्जी पहचान पत्र इसमें से एक मामला है। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। फर्जी पहचान पत्र और बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। देश में हिंदू मुसलमान के आधार पर बंटवारा समाज के लिए खतरनाक है, इसीलिए ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो इस पर समाज का खबरदार होना जरूरी है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले और माहौल बिगाड़ने वाले चंद लोग ही हैं। हाल ही में अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च की भारत पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 84% लोग असली भारतीय होने में और सभी धर्मों के आदर में यकीन रखते हैं। भारत के सभी प्रमुख 6 धर्म के लोगों ने यह भी माना कि भारत में उन्हें पूरी धार्मिक आजादी है। 89% मुसलमानों, 91% हिंदुओं, 89% ईसाइयों और 82% सिखों ने स्वीकार किया कि उनको भारत में धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। प्यू की इस रिपोर्ट ने एक दिलचस्प पहलू सामने रखा। रिपोर्ट के अनुसार 80% हिंदू और 79% मुसलमान मानते हैं कि अन्य धर्मों का आदर उनके अपने धर्म का अहम तत्व है। लेकिन आंकड़ों वाली पिक्चर कई बार हकीकत के सामने नहीं ठहरती। सोचने वाली बात यह है कि जब भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का स्तर ऐसा है तो फिर भारत की बदनामी कराने वाली इंदौर जैसी घटनाएं क्यों सामने आती? खबरदार में अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बुरे दिनों का विश्लेषण करते हैं जो बहुत जल्द आते दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 28 वर्षों से अलगाववादियों की अगुवाई करने वाले इस संगठन पर सरकार की टेढ़ी नजर है। ऐसी उम्मीद है कि इस संगठन के दोनों धड़ों के खिलाफ यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह कार्रवाई केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हो सकती है। हुर्रियत पर जिस कार्रवाई की तलवार लटक रही है उसका एक आधार काफी दिलचस्प है। पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटों और दूसरी प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए जो सीटें होती हैं, हुर्रियत नेताओं के पास उनका कोटा होता है। ये सीटें हुर्रियत के नेता उन कश्मीरी लोगों को बेचते हैं जो वहां प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि कोटे की सीट बेचकर हासिल किए गए पैसे में से बड़ा हिस्सा अलगाववादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। ऐसी आशंका है कि आतंकवादी गुटों को भी आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी। पत्थरबाजों को पैसा दिया जा रहा था। जांच अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान में एमबीबीएस सीट की औसत कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच होती है। ऐसे में लाखों रुपए इकट्ठा किए गए और उन्हें अलगाववाद की फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया गया। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत प्रतिबंध का प्रस्ताव है और इसी के साथ हुर्रियत के बुरे दिनों की शुरुआत हो सकती है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पथराव, व्यवस्थित रूप से स्कूलों को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बार बार आतंकवादियों के हमले, इनमें से कुछ भी पैसे की ताकत के बिना संभव नहीं है। इसलिए भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर लगातार आतंक की फंडिंग पर रहती है और अब आतंक की यही फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और उसके अलगाववादी नेताओं के गले की फांस बन सकता है। अलगाववाद की हुर्रियत वाली प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लग सकता है। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इसका प्रस्ताव रखा गया है। ये कार्रवाई यूएपीए के सेक्शन 3(1) के तहत हो सकती है, जो केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो किसी संगठन की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा सके। जाहिर है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बुरे दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार जो है वो लगातार जारी है। सबसे पहले हमने देखा कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद आतंकवाद समर्थक जो सरकारी मुलाजिम थे उन पर एक्शन लिया गया।
और अब जो खबर आ रही है सूत्रों के जरिए से वो ये है कि हो सकता है मोदी सरकार जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो दोनों गुट हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दे। तो संदेश मोदी सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो है नीति अपनाई जाएगी। जरा सोचिए कि जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधि कहकर प्रचारित किया जाता है, जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कश्मीरियों की आवाज और कश्मीरियों के हितों का एक लौता ठेकेदार बताने की कोशिश होती रही है, उसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर आरोप है कि वो जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद की आग में झोंक रहा है। ऐसा शक है कि हुर्रियत के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हवाला सहित कई अवैध तरीकों से देश और विदेश से पैसा जुटाया। पाकिस्तान में MBBS की सीटों और दूसरे प्रोफेशनल डिग्री कोर्स का एक कोटा हुर्रियत नेताओं के पास रहता है। इस कोटे की सीटें कश्मीरियों को बेचकर पैसा जुटाया गया और इस पैसे में से बड़ा हिस्सा अलगाववादी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ। इसलिए कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी संगठनों की फंडिंग में हुर्रियत का रोल फाइनेंसर का हो सकता है। इसके साथ ही पत्थरबाजों की जेबें भरकर अपने एजेंडे के तहत उनका इस्तेमाल करने में भी हुर्रियत का बड़ा रोल है। एक जांच में पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं कि हुर्रियत हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तारान मिल्लत और लश्कर तैयबा के सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। हुर्रियत पर प्रतिबंध के इस प्रस्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ी हलचल है। जमात इस्लामी को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित किया। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जेल में डाला। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मौत की दुकानें खोल के रखी हैं कश्मीर में। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी है। हुर्रियत ने कश्मीर का और देश का बंटाधार किया है। किसी भूल भुलैया में है महबूबा मुफ्ती कि तालिबान का राग अलाप के वो यहां किसी को धमकाने और डराने की बात करेगी, देश को तोड़ने की साजिश करेगा, उसको मिट्टी में मिला के रख दिया जाएगा। देखिए, अभी तो ये हाइपोथेटिकल है, मीडिया के माध्यम से हमको भी जानकारी मिली है और ये चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि जब एक्चुअली में, क्योंकि ये केंद्र सरकार तक है कि वो क्या इसमें सोच रखते हैं, और अगर ये एक्चुअली में करते हैं जब बैन होता है, तो मुझे लगता है उसमें विस्तार पे बात हो सकती है। अगर ये भी उसमें से एक कदम है, वो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है, बट सही मायने में तो जब ऐसा कुछ हो तो उस वक्त मुझे लगता है हम ज़्यादा तफसील से बता सकेंगे। हुर्रियत के दोनों गुटों के कई नेता और कार्यकर्ता साल 2017 से जेल में बंद हैं और इनकी संख्या बढ़ती गई है। जेल में बंद लोगों में गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह, बिजनेसमैन जहूर अहमद वटाली, अयाज अकबर, पीर सैफुल्लाह, नईम खान और फारूक अहमद डार शामिल हैं। जांच एजेंसी NIA का आरोप है कि बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में माहौल खराब करने और पत्थरबाजी की पेमेंट के लिए अल्ताफ अहमद शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसे 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। ऐसे खुलासों की वजह से एक्सपर्ट मानते हैं कि हुर्रियत पर एक्शन लेने से घाटी में आतंक का फाइनेंशियल सिस्टम टूटेगा। जितनी भी सेपरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सभी के ऊपर बैन लगाया जाए। अपार्ट फ्रॉम द बैन, इनके जो मेन लीडर हैं, जो भी देश के अगेंस्ट बोलते हैं, जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं, एक बार भी करें तो देशद्रोह के बीच में इनको कैद कर लिया जाए, जम्मू कश्मीर में से शिफ्ट करके इनको बाहर लिया जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस साल 1993 में 26 समूहों के साथ अस्तित्व में आया था। इसमें कई ऐसे संगठन थे जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी, JKLF और दुख्तारान मिल्लत जैसे प्रतिबंधित संगठन भी इसमें शामिल हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी भी थी। इसके बाद ये समूह 2005 में 2 गुटों में टूट गया था। इसमें एक का नेतृत्व मीर वाइज ने किया और दूसरे का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी ने किया। केंद्र सरकार अब तक जमात इस्लामी और JKLF को UAPA के तहत प्रतिबंधित कर चुकी है। दोनों पर 2019 में बैन लगाया गया था और अब हालात ये है कि हुर्रियत पर पूरी तरह प्रतिबंध का दौर आ गया है। सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।
आप देख रहे हैं खबरदार। कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। तालिबान और पाकिस्तान के संरक्षण में फलते फूलते आतंकी संगठनों के भाई भाई वाले रिश्ते की भी पोल खुल गई है। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर रत्ती भर शक नहीं रह जाएगा। यह तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आई है, जहां लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकी तालिबान की जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वही आतंकी हैं जिसे पाकिस्तान ने साजिश के स्पेशल असाइनमेंट पर अफगानिस्तान भेजा था। सालों तक ये आतंकी तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को तबाह कर रहे थे। अब जबकि वहां तालिबान का कब्जा हो चुका है, लश्कर और जैश के इन आतंकियों को वापस पीओके भेज दिया गया है। ऐसी खबर है कि पीओके में लश्कर और जैश के आतंकी इन दिनों खूब रैलियां कर रहे हैं। आतंकियों के स्वागत में जुलूस निकाला जा रहा है, उन्हें फायरिंग से सलामी दी जा रही है। क्या इन तस्वीरों के बाद भी पाकिस्तान के पास अपनी सफाई में कुछ कहने को रह जाता है? अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान की बाँछें खिल गई हैं। वहां तालिबान की सरकार बनाने में वो लगा हुआ है। ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान कश्मीर में नए खूनी प्लान तैयार कर सकता है। अब ये देखते हैं कि अफगानिस्तान पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए तालिबान की बेचैनी कितनी बढ़ चुकी है। तालिबान को अब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी खटकने लगी है। वो चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर बांधे और उसके रास्ते के तमाम कांटे साफ हो जाएं। इसीलिए तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान खाली कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये तालिबान के आतंकी चक्रव्यूह से मुक्ति का इकलौता दरवाजा है। इस दरवाजे के एक तरफ नर्क की यातना है तो दूसरी तरफ आजादी का रास्ता। ये काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये महज हवाई अड्डा नहीं, अफगानिस्तान के वर्तमान का आईना है। त्रासदी, चित्कार, बेबसी, मजबूरी। अफगानिस्तान की आत्मा में झांकना हो तो यहाँ की तस्वीरों की बस एक झलक देख लीजिए। तालिबानी कब्जे के 7 दिन बाद भी यहाँ की तस्वीरें नहीं बदली हैं। लोग इस मुल्क को छोड़कर अंधाधुंध भाग रहे हैं। लेकिन अब तालिबान ने तारीख तय कर दी है। हामिद करजई हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल रही अमेरिकी सेना को 31 अगस्त तक देश छोड़ने का धमकी भरा पैगाम जारी कर दिया। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक चैनल से बातचीत में कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि 31 अगस्त तक सेना की वापसी हो जाएगी। अब अगर वो तारीख बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है वो नियंत्रण बढ़ा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। अगर अमेरिका और इंग्लैंड को अतिरिक्त समय चाहिए तो इसका जवाब है नहीं। इससे हमारे बीच अविश्वास पैदा होगा। यदि वो अड़ते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। तालिबान ने न सिर्फ तारीख बताई, अमेरिका को अंजाम भी बताया। सुपर पावर को साफ साफ धमकी है। बोरिया बिस्तर बांध लेने का सीधी चेतावनी है। अब कोई अगर मगर नहीं चलेगा। 31 अगस्त मतलब 31 अगस्त, क्योंकि खुद बाइडेन डेडलाइन को लेकर गोलमोल बातें कर रहे थे। Our hope is we will not have to extend, but there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. बाइडेन ने अफगानिस्तान का चैप्टर जितना आसान समझा था उससे कहीं ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। तालिबान सीधे सीधे अमेरिका की हैसियत को ललकार रहा है, तो विरोधी पूछ रहे हैं अमेरिका की नाक क्यों कटवाई। Biden failed totally on the pandemic and he's now overseeing the greatest foreign policy humiliation in the history of the United States of America. This is the greatest humiliation I've ever seen. Biden's botched exit in Afghanistan is the most astonishing display of gross incompetence by a nation's leader, perhaps at any time that anybody's ever seen. Name another situation like this. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान को अब और देरी कबूल नहीं। अमेरिका को धमकी भी तालिबान का फुल एंड फाइनल कंट्रोल का एक्सरसाइज ही है। अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण के प्लान के तहत ही तालिबान ने हक्कानी को काबुल का चौकीदार चुना। हक्कानी का खाता बही कितना खतरनाक है ये आपसे छिपा नहीं है। ग्लोबल आतंकी हक्कानी सीना चौड़ा कर सड़कों पर घूम रहा है और आवाम के नाम शांति संदेश प्रसारित कर रहा है। मुझ दुश्मनी चुआ
हम एक सुपर पावर थी जो बाहर से आई थी, जिसने हम लोगों को बांट दिया था, जो धमकियां देते थे। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और न हम रखना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टों में हक्कानी को काबुल का सिक्योरिटी चीफ कहा जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को तालिबान का न्योता पहले ही जा चुका है। शाह कुरैशी को तालिबान ने अपने मार्गदर्शक मंडल में सीधा दाखिला दे दिया है। कुरैशी को पहले राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है, यानी तालिबान अब अपनी मर्जी से खुलकर खेल रहा है। आज तक ब्यूरो। बेशक तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी उसकी आखिरी फतह नहीं हो पाई। तालिबान को अभी भी दांत खट्टे करने वाला जवाब दिया जा रहा है। तालिबान के खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना है पंजशीर। खबरदार में अब हम पंजशीर चलेंगे और देखेंगे कि तालिबान की नींदें उड़ाने वाला नॉर्दर्न अलायंस यहां कितनी मुस्तैदी से मुकाबला कर रहा है। काबुल में त्राही त्राही हो रही है। तालिबान के हाथों में सत्ता आते ही मुल्क छोड़ने वालों का तांता लगा है, लेकिन काबुल से ठीक 125 किलोमीटर दूर पंजशीर की घाटियां आजाद हैं, आतंक से अछूती हैं। इस वीडियो में अफगानिस्तान के स्वघोषित कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह वॉलीबॉल का मजा ले रहे हैं। पूरे अफगानिस्तान की सत्ता पर आराम से काबिज हो जाने वाले तालिबानियों को पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस से जबरदस्त किकबैक मिला है। तालिबान की सल्तनत के रास्ते में नॉर्दर्न अलायंस सीना तान कर खड़ा है। तालिबानी जैन केन प्राकरण पंजशीर को दबोच लेना चाहते हैं। रविवार को तालिबान की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने तालिबानी लड़ाकों का वीडियो वायरल करवाया। ये प्रचारित किया कि तालिबान ने पंजशीर पर हमला कर दिया है। फिर तालिबान का नया मुख्तार हक्कानी ने ये दावा किया कि अहमद मसूद समझौता करने को बेचैन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लुसिना पर तक शुक्र हो बसई अहमद मसूद के शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडर जाए नन अहमद मसूद सारा टोल का भी बायत हो गई। लेकिन पंजशीर की सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही है। पंजशीर में तालिबान के लड़ाकों को नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से देने की खबर है। बलगान के अंतराब में तालिबानियों पर घात लगाकर हमले की खबर आ रही है और जहां अब तक अहमद मसूद के सरेंडर की खबर है, तो यह भी अभी तक बेबुनियाद साबित हुई है। मैं अपने गढ़ में हूँ। मैं अपने इलाके पंजशीर घाटी में हूँ। पंजशीर घाटी के लोग पूरी तरह एकजुट हैं। वो घाटी की रक्षा करना चाहते हैं। वो लड़ने को तैयार हैं और किसी भी अधिनायकवादी सत्ता के खिलाफ खड़े हैं। पंजशीर में तालिबान अब तक इसलिए भी तांडव नहीं कर पाया है क्योंकि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की जोड़ी जोरदार मुकाबला कर रही है। आज तक ब्यूरो। एक बार फिर आपको हम पीओके की वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तालिबान किस तरीके से अपने पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर उसने लड़ाई की थी। अब यही पाकिस्तानी आतंकी हैं, लश्कर के, जैश के, जो वापस लौटकर पीओके पहुंचे हैं और वहां पर किस तरीके से एक योद्धा के तौर पर उनका यह स्वागत समारोह चल रहा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो आम लोग हैं वो पूरी तरीके से बेचैन रहते हैं, बेहाल रहते हैं, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं तक का इंतजाम वहां पर नहीं है और पाकिस्तानी फौज वहां पर दमन करती है। लेकिन आतंकियों का स्वागत वहां पर पाकिस्तान के प्रशासन की देख रेख में किस तरीके से होता है वो भी साफ है, और पाकिस्तान की मिली भगत कैसी है तालिबान से वो भी स्पष्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विनिवेश का रोड मैप जारी किया। केंद्र सरकार ने अगले 4 साल में अपनी संपत्तियां बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे वित्तीय घाटा काबू में रहेगा। इस प्लान में रोड और रेलवे संपत्तियां, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन लाइनें और गैस पाइपलाइंस की बिक्री करना शामिल है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।